हेलो हेलो हेलो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ गुरुज बायो। तो भाई क्या सब लोग एकदम मचा रहे हैं, क्या सब लोग एकदम उड़ा रहे हैं। तो भाई आज के इस लेक्चर में नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आई थिंक उसके कुछ 11 लेक्चर लगे थे, हमने पूरा का पूरा एनसीईआरटी उसमें पूरा कवर कर लिया था। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं। बल्कि आज हम पूरा का पूरा लेक्चर एनसीईआरटी से पढ़ने वाले हैं। इवन आज हम एनसीईआरटी ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, जैसे कि आपका पॉपुलेशन वगैरह हो गया, बर्थ कंट्रोल हो गया, ठीक है, कुछ स्ट्रैटेजीज हो गया, फैमिली प्लानिंग, तो वो सब कुछ जो है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, सो हम एनसीईआरटी के साथ साथ रीडिंग करेंगे। भैया देखो, मैं भी एनसीईआरटी लेके आया हूँ, आप भी एनसीईआरटी आपके डेस्क पर रख लीजिए, क्योंकि आज मैं यहाँ पर एनसीईआरटी के लाइन्स पढ़ूंगा, आपको समझाऊंगा और हम आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा हम इससे अतिरिक्त इससे हम पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आता ही नहीं भैया। एग्जाम में आता ही नहीं तो पढ़ के भी क्या फायदा, सही बात है कि नहीं। ठीक है, तो ये सब है। तो हम शुरू करते हैं अभी आज का हमारा प्यारा सा लेक्चर, और मैं हूँ आपका बायोलॉजी मेंटर। जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरा नाम है गुरु परमार, और आज का इस लेक्चर में हम शुरुआत करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। सबसे पहले तो आपका वेलकम है बहुत बड़ा, और भैया इसके लिए हम सपने देख रहे हैं, तो बस इसी को हम साकार करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा लेक्चर। देखो, सबसे पहले होता क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नाम का मीनिंग समझते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम, जैसे कि हमारा पहला मोटो क्या है भैया, ठीक है, अगर हमारा पहला मोटो क्या होता है, सबसे पहले हमारा मोटो होता है कि चैप्टर के नाम का मीनिंग समझना। आधा चैप्टर उसी से ही क्लियर हो जाता है कि एक्चुअली चैप्टर में होने क्या वाला है। हमें पहले से अगर हम लिंक अगर लगाते हुए रखते हैं तो भैया बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आता है। चलो, अतिरिक्त ज्ञान बाद में, पहले काम का ज्ञान। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या। रिप्रोडक्टिव सर नाम सुना सुना लग रहा है। पिछले लेक्चर में पिछले चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब हमने ये तो जान लिया कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऐसे ऐसे होता है, मान लिया, ठीक है, बच्चा ऐसे ऐसे पैदा होता है, मान लिया, नो डाउट। लेकिन उस बच्चा पैदा करने के लिए तो भैया उसके पहले भी तो हमें कुछ अच्छा मतलब ऐसा अक्वायर होना चाहिए, अच्छे से हमें हमारी हेल्थ को मेंटेन करना चाहिए, तभी तो हम अच्छी प्रोजेनी दे पाएंगे, तभी तो हम अच्छी प्रोजेनी दे पाएंगे ना। अगर भैया मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अब 20 किलो का बंदा चला गया भैया बच्चा पैदा करने, ठीक है, क्या उसका बच्चा सही सलामत निकलेगा? मतलब निकल भी सकता है, लेकिन भैया क्रोमोसोमल डिफेक्ट, मान लो कि अगर इसमें क्रोमोसोमल डिफेक्ट है भैया और वो चला गया, ठीक है, बोल रहा है कि भैया सेक्सुअल इंटरकोर्स करूंगा, बच्चा पैदा करूंगा, भैया उससे पॉपुलेशन बढ़ेगी, उसका तो कुछ नहीं होगा, उसका घाटा होगा। ठीक है, हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उसका बहुत बड़ा घाटा होगा, और इवन देश का भी घाटा होगा कि भैया क्यों, अरे भाई उस क्रोमोसोमल डिफेक्ट इंसान का, अगर हम उसका अगर वो बच्चा पैदा कर रहा है तो ऑफ कोर्स उसके बच्चे में भी तो चांसेस है कि जो क्रोमोसोमल डिफेक्ट उसके पापा के पास है तो वो भी तो उसके बच्चे में हो सकते हैं ना। ऐसा नहीं बोल रहे कि होंगे ही, हो सकते हैं, ठीक है, चांसेस है। ठीक है, तो ये सब है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेसिकली क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कुछ नहीं, रिप्रोडक्शन की हेल्थ, रिप्रोड्यूस करने की हेल्थ। जैसे कि सर क्या अब हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी है, क्या मैं और आप, क्या हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी है? सर हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी है या नहीं? क्या आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी है, आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि मैं रिप्रोडक्टिव हेल्दी हूँ, क्या आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी है? तो हम उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, सो उसके पहले सर आप हमें एक बात बताइए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन डेफिनेशन क्या है बेसिकली। ठीक है, मशीन, व्हाट इज मशीन? मशीन इज द अप एंड डाउन उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला है कि द स्टेट ऑफ वेलबींग इज द हेल्थ, द स्टेट ऑफ वेलबींग इज द हेल्थ इन विच एस्पेक्ट। ठीक है भैया, ज्यादा इंग्लिश नहीं झाड़ूंगा। क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ? ठीक है, रिप्रोडक्शन की अच्छी हेल्थ, ठीक है, रिप्रोडक्शन करने की अच्छी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अच्छी केयर करना, हमारे अच्छी केयर करना, हमारे जो प्रोजेनी है उनकी ही केयर करना, बस। तो डेफिनेशन क्या है बेसिकली, एकदम सिंपल डेफिनेशन है भैया, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल एकदम। तो वो क्या है, इट इज अ स्टेट ऑफ, इट इज अ स्टेट ऑफ, स्टेट ऑफ वेलबींग,
in the aspect of physical, मेंटल, ठीक है, फिजिकल मेंटल, भैया मेंटल मतलब वो वाला मेंटल नहीं, ठीक है, हमारे दिमाग से, फिजिकल मेंटल इमोशनल बिहेवियरल एंड सोशल, ठीक है। इस एस्पेक्ट में आपका जो इंसान है, जो बंदा है, वो इस स्टेट में अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इस क्राइटेरिया को वो फुलफिल करना चाहिए। सबसे पहला फिजिकल तंदुरुस्त होना चाहिए। पता चला कि भैया उसका अंडरवेट निकल आ गया, ठीक है, उसका बीएमआई हमने निकाला और उसके बाद क्या निकल गया भैया, अंडरवेट निकल गया, 14 पर खड़ा है, क्या बात हुई, फिजिकली फिट नहीं है। मेंटली भैया किसी ने बोल दिया अबे तू जा, तू सॉरी अरे तू जा भैया, तू पागल है, ठीक है, उसको मन को लग गया भैया कुछ अलग ही स्टेप करने चला गया, तो मेंटल भी है। इमोशनल, ठीक है, इमोशनल भैया बहुत ही इमोशनल है, ठीक है, कुछ भैया कुछ ऐसा मान लो कि कुछ उसकी क्या बोलते हैं, उसका खिलौना टूट गया भैया, रोने लग गया, उसकी बॉल गुम हो गई, ठीक है, उसकी गेंद जो क्रिकेट से खेलता था वो गुम हो गई, रोने लग गया भैया, क्या बात हुई भाई, ठीक है। चलो इमोशनल। बिहेवियर भैया बहुत एग्रेसिव है, उसको किसी ने बोला कि भाई मुझे 10 रुपए देगा, अबे चल बे, भाई मुझे 5 रुपए का, अबे चल बे, भाई मेरी हेल्प करेगा, अबे निकल बे, बिहेवियर। सोशल भैया कुछ योगदान नहीं भैया, हम एकदम ऐसा आप नहीं चलेंगे, ठीक है, हम हमारे मन से करेंगे। सोशल में कुछ ऐसा ये नहीं है, सोसाइटी में क्या हो रहा है कुछ मतलब पता ही नहीं भैया, सोसाइटी में क्या हो रहा है, अच्छा तू मर रहा है क्या, अच्छा तू मर जा, अच्छा तू जिंदा है क्या, अच्छा तू जिंदा है, कोई संबंध नहीं भाई, ऐसे लोग नहीं टिकते हैं। जो इन सारे एस्पेक्ट में ठीक होते हैं, जो इन सारे एस्पेक्ट को फुलफिल करते हैं, वही रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होते हैं। ये कौन कहता है, ये कहता है आपका WHO। कौन कहता है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ये WHO कहता है, ठीक है भैया। वो पहले गाली निकल गई थी, ठीक है, मतलब पूरी गाली नहीं दी, उसके लिए माफी भैया, ठीक है, फ्लो में निकल गया है, चलो कोई नहीं, चलता है इतना उतना, ठीक है। सो इट इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन द एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट इनसाइड पर छलांग मारते हैं, ठीक है, और बाकी की बातें तो छोड़ होती रहेंगी। तो एनसीईआरटी निकाल कर रखी है भैया, मैंने एनसीईआरटी निकाल कर रखी है, आप भी एनसीईआरटी निकाले, और मैं एनसीईआरटी के लाइंस पढ़ूंगा, आपको भी एनसीईआरटी के लाइंस पढ़ना है। और सबसे पहला आज हम क्या करेंगे, ठीक है, हम जो की पॉइंट्स है हम उसे लिखेंगे, ठीक है, हम की पॉइंट्स को क्या करेंगे, राइट करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो हम की पॉइंट्स को राइट करेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी हमें की पॉइंट्स मिलेंगे एनसीईआरटी से हम उसे राइट करेंगे, ठीक है, और जिससे कि क्वेश्चन बनने के चांसेस हम उसे राइट करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, ठीक है, फटाफट से भैया एनसीईआरटी निकाल लीजिए। मैं भी आपके सामने एनसीईआरटी पढ़ूंगा, आपको उसका मतलब समझाऊंगा और आप भी उसका मतलब समझ लेना, ठीक है, ठीक है। चलो फिर हमारे एनसीईआरटी ये कहते हैं मेरे भाई कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, सबसे पहला हमारा टॉपिक वही है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, टॉपिक है हमारा, ठीक है। मैंने आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी। पहला है क्या, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज, टॉपिक क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम और उसको ओवरकम करने के लिए उसके हम स्ट्रैटेजीज क्या दे सकते हैं कि भैया आप इस कंडीशन से ऐसे बाहर निकल सकते हो, आप इस केस से ऐसे बाहर निकल सकते हो, ठीक है। तो इसके देखते हुए कि देखो सबसे पहले तो ब्रिटिश काल चल रहा था, ठीक है, ब्रिटिश काल में ब्रिटिश होने सालों ने इतनी अत्याचार किए हम पर, इतने अत्याचार किए हम क्या ही कह सकते हैं, ठीक है, बहुत ही मतलब बहुत ही परेशान किया भैया। तो फिर क्या हुआ, हमारी पॉपुलेशन उस टाइम मतलब कुछ 350 मिलियन थी, ठीक है, जब हम इंडिपेंडेंस मिला हमारी पॉपुलेशन 350 मिलियन थी, एनसीईआरटी का डाटा है 350 मिलियन थी। तो फिर यार गवर्नमेंट को बोला गया कि बहुत ही कम पॉपुलेशन है यार, ठीक है, अगर ऐसा ही अगर होता रहा तो क्या पता है भैया इंडिया भी अगर एक्सटेंड हो गया तो, अगर इंडिया भी एक्सटेंड हो गया तो क्या हो जाएगा। तो फिर हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, जैसे ही हमारा इंडिपेंडेंस हमें 1947 में मिला, ठीक है, तो फिर हमारा जो रिपब्लिक डे हुआ 1950 को, हमारा हमें रिपब्लिक हमने घोषित किया। और 1951 में जैसे ही रिपब्लिक डे हो गया, और 1951 में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन, हमने एक क्या बोलते हैं उसे, जो भी निकाला हो, ठीक है, हमने एक
संस्था निकाली और उस संस्था का नाम था और उस योजना का नाम था, वो योजना का नाम था फैमिली प्लानिंग। इंडिया एक से एक मतलब इंडिया एक फर्स्ट कंट्री है जिसने ये पूरा का पूरा इतना बड़ा योगदान हमारे भारत देश के लिए दिया। क्या था, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हम 1951 में हम एक प्लान निकालते हैं, हम एक एक्शन प्लान निकालते हैं और उसका नाम है फैमिली प्लानिंग। ठीक है, सो इससे क्वेश्चन आते हैं तो भैया आप हम इसे ये की पॉइंट है तो हम इसे लिख लेते हैं। फैमिली प्लानिंग कब की गई थी, कब एस्टैब्लिश की गई थी, उसे एस्टैब्लिश किया गया था 1951 में। ठीक है, जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिला उसके 4 साल बाद 3 साल बाद 3-4 साल बाद 4 साल बाद लगेज हमने क्या किया, फैमिली प्लानिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया। समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इंडिया वाज द अमंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट नेशनल लेवल टू अटेन द टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सोशल गोल्स. These programs called family planning were established in or initiated in 1951 and were periodically assessed over the past decade. ठीक है, 1951 को हमने फैमिली प्लानिंग को एस्टेब्लिश किया। ठीक है, एक एक्शन प्लान था, हमने इसे नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया। हमने क्या इस वी रिप्रेजेंट इट एट नेशनल लेवल हमने उसे नेशनल लेवल पर हमने उसे रिप्रेजेंट किया और ये चला भी। ठीक है, ये 5 डिकेड का इसका मतलब है कि ये जो हमने फैमिली प्लानिंग का ये जो है, जो क्या बोलते हैं उसे, जो क्या बोलते हैं यार उसका नाम भी, हाँ, जो ये प्रोग्राम था, हमने इस प्रोग्राम को चला भी। ठीक है, 1951 से कम बहुत साल तक ये चला है प्रोग्राम। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, मतलब इसका फायदा हुआ था। ठीक है, तो सर ये जो प्लान ही किस लिए निकाला गया था, क्योंकि भाई आपको तो पता है कि हमारी इंडियन सोसाइटी में पहले क्या कंडीशन थी और अब क्या कंडीशन है, वही हमारे एनसीईआरटी में बोला गया है। तो चलिए फिर आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पलट रहा हूँ, आप भी पलट लीजिए। ठीक है, ये हम अब हम इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, हम इसकी बात करने वाले हैं अभी। ठीक है, देख लीजिए भाई, हम इसकी बात करेंगे अभी ये वाले पेज की। ठीक है, अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो पेज नंबर 58। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी का मुझे पता नहीं है। तो देखते हैं कि रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब देखो, जितने भी जो रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज है वो सारे के सारे एक प्रोग्राम के अंडर आते हैं जिसका नाम है RCH। RCH का फुल फॉर्म रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। सर अब इससे क्वेश्चन कैसे आएगा? सबसे पहली बात कि इससे डायरेक्ट आपको फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, दे देगा कि भैया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RCH, तो कुछ नहीं लगाना है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, बस इतना ही। ठीक है, सो ये सब कुछ हुआ। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल about various reproduction relating aspects and providing facilities and supporting for building up reproductive healthy society are the major tasks under this program. अब इस प्रोग्राम के अंदर कौन से टास्क आ गए? इसके अंदर टास्क यह है कि हमें क्या करना है, जितने भी रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स है हमें उन्हें लोगों को बताना है। रिप्रोडक्शन रिलेटेड बीमारी जो होती है हम उसके बारे में हमें लोगों को बताना है। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी ने और कहा है कि मेजर टास्क अंडर दिस प्रोग्राम कौन से थे, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी का बिल्डिंग होना, उसका बिल्ड होना, ये इसका मेजर था। तो इसका मेजर एस्पेक्ट क्या था? ठीक है, इसका मेजर एस्पेक्ट, क्वेश्चन कैसा आएगा, इसका मेजर एस्पेक्ट इसका क्या था? मेजर एस्पेक्ट इसका था बिल्डिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी। ठीक है, इसका मोटो यही था भैया, इसका मोटो यही था कि हमें अच्छी हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी बनानी है, हमारे इंडिया को हमें आगे बढ़ाना है, हमारे इंडिया को आगे बढ़ाना है और बढ़ाना नहीं है। समझे? तो ये एक बात है। तो फिर इन सबको देखते हुए फिर हमारे एनसीईआरटी और आगे कहती है, हमारे एनसीईआरटी आगे ये कहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होने जा रहा है। जो छोटा पैराग्राफ था ना उसके नीचे बड़ा सा पैराग्राफ है, अब हम वो शुरू करने जा रहे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग्स द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ठीक है, पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स आल्सो हैव अ मेजर रोल इन द
dissemination of the above information. Introduction of sex education in school should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in myths and having misconceptions about the sex related aspects. Proper information about reproductive healthy organs, ठीक है, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases, AIDS, ठीक है, एड्स एक्सेट्रा वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोज इन द एडोलेसेंट एज ग्रुप लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ, एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टिलाइज कपल and those in the marriageable age group about available birth control options, care of the pregnant mother, postnatal care of the mother and child, importance of the breastfeeding, equal opportunities for male and female child, would address the importance of bringing up socially conscious healthy family of the desired size. Awareness of problems due to uncontrolled population growth, social evils like sex abuse and sex related crimes need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up socially responsible and healthy society. देखो, आई नो कि आपको जो भी मैंने पढ़ा आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ का मीनिंग समझा देता हूँ, ठीक है। बस आपको इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। देखो क्या हुआ, अब जो आरसीएच का मेन मोटो क्या था, हमें भैया रिप्रोडक्टिव एकदम जो रिप्रोडक्टिवली हमें हेल्दी सोसाइटी बनानी है, कुछ भी करके हमें रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी हमें बनानी है, ये आरसीएच का मोटो था। तो आरसीएच ने क्या किया, उन्होंने स्प्रेड करना शुरू किया लोगों के अमॉन्ग्स, ठीक है। लोगों को उन्होंने बोला कि भैया आप एक काम कीजिए, ठीक है। उन्होंने लोगों को बोला कि आप एक काम कीजिए कि जितने भी गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी आप एडवर्टाइज कीजिए। सर किसके एडवर्टाइज कीजिए, कि सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट के आप एडवर्टाइज कीजिए। मतलब ये कि लोगों को ये समझाए कि हम पॉपुलेशन को कैसे कम कर सकते हैं, हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी कैसे रह सकते हैं, हम डिसीज से कैसे बच सकते हैं, आई मीन रिप्रोडक्टिव डिसीज से हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। इनके नेगेटिव जितने भी पॉइंट्स थे, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स कितने थे, हमें वो सब लोगों को पहुंचाना है, ठीक है। हम उसे लोगों को पहुंचाना है। जैसे भाई पहले तो आपको पता ही है फीमेल पर कितना अत्याचार होता था, कितना ब्लेम होता था, और अभी भी होता है भैया। कोलकाता केस तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो भाई खतरनाक काम है। तो जितने भी प्रिंट मीडिया वगैरह उन्होंने सबने एडवर्टाइज वगैरह की, तो ये क्या करेगा, इनका मोटो ये था कि हम लोगों को जागरूक करेंगे कि भैया हमें रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनानी है, तो हमें अच्छे से हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अच्छा रखना पड़ेगा, ठीक है। हमें अच्छा हाइजीनिक रहना पड़ेगा, हमें रिप्रोडक्टिव हेल्दी रहना पड़ेगा, ये इसका मोटो था, ठीक है। सो अगर हम इसके आगे बातें करें तो गवर्नमेंट ने और इस प्रोग्राम ने ये भी बोला कि उन्होंने पेरेंट्स को बोला कि भैया पेरेंट्स, ठीक है, आपके जो क्लोज रिलेटेड है, आप सेक्स रिलेटेड बातें कीजिए अपने बच्चों से, जिससे कि उनके दिमाग में जितने भी मिसकंसेप्शन है, ठीक है, उनके दिमाग में जितने भी ऐसा भ्रम है वगैरह, जितने भी माइथ्स है, वो सारे के सारे निकल जाए, ऐसा इन्होंने बोला, ठीक है। अब देखो, अब जो जनरेशन है ना, ठीक है, पेरेंट्स भी डायरेक्ट हमें बोल देते हैं कि भैया, अब देखो पेरेंट्स तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना कि भैया आप ऐसा करो, लेकिन वो इनडायरेक्टली हमें समझाते हैं कि हमें रिप्रोडक्टिव हेल्दी रहना है, ठीक है। अगर हमें कुछ प्यूबिक ऑर्गन्स का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो डायरेक्ट हम अपने पेरेंट्स से कॉल करते हैं, या फिर हमारा जो जितना भी क्लोज रिलेटिव होता है या फिर क्लोज फ्रेंड होता है, ये सब, ठीक है। नहीं तो नहीं हम टीचर से भी ये बात शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो इन सारे रिलेटेड एस्पेक्ट्स को हमने क्या किया, प्रिंट मीडिया के हेल्प से, हमें प्रिंट मीडिया, ठीक है, ऑडियो विजुअल जितने भी मीडिया थे हमने उसमें एडवर्टाइज की। पेरेंट्स ने भी उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया, क्लोज रिलेटिव ने भी दिया, ठीक है। और फिर स्कूल में क्या क्या गया, स्कूल में हमने सेक्स एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। हमने बच्चों को सेक्स एजुकेशन जो था हमने वो प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। सर सेक्स एजुकेशन की क्या ज़रूरत है, ठीक है, वो तो हमें सोसाइटी से मिल जाएगा, आजू बाजू से मिल जाएगा, हम पूरा देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब मुझे आप एक बात बताइए, क्या जब हम आज, ठीक है, आज तो हम नहीं पढ़ेंगे, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या आपको आपकी सोसाइटी बताएगी? नहीं बताएगी। हम जितने भी बैरियर मेथड पढ़ेंगे, जितने भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ेंगे, जितने भी हम स्टेरिलिटी मेथड पढ़ेंगे, ठीक है, जितने भी हम वो इन विट्रो इन विवो फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, क्या आपको ये सोसाइटी बताएगी? नहीं। तो इसीलिए सेक्स एजुकेशन होना जरूरी है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि बस नीट वाला स्टूडेंट ही इसे पढ़ सकता है, इसे सारे के सारे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। इट में बी जेई, इट में बी नीट, इट में बी सीए, अकाउंटेंट वगैरह सारे, क्योंकि भाई ये एक जनरल चैप्टर है,
ठीक है। सो जितने भी हम पॉइंट पर वापस आते हैं, तो जितने भी मिसकंसेप्शन थे लोगों के मन में, चिल्ड्रंस के मन में, ये ज़्यादा तो हमें वो दूर करने हैं। तो सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शंस कब आते हैं? सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शंस आते हैं एडोलेसेंट एज में। सर क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारे प्यूबिक ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो भैया अब देखो, फीमेल्स में प्यूबर्टी के वक्त ब्रेस्ट आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो भैया उनके मेंस्ट्रुएशन आना शुरू हो जाती है, तो वो डर जाते हैं कि भैया ये क्या हो गया, अचानक से ब्लड कैसे आना शुरू किया, अचानक से ब्रेस्ट कैसे डेवलप होना शुरू हो गया, ठीक है। उसके पहले हम उनको कुछ नॉलेज वगैरह कुछ नहीं था। हालांकि आज के जनरेशन में नॉलेज होता है, लेकिन पहले, ठीक है, कुछ 20-30 साल पहले ऐसा नॉलेज नहीं हुआ करता था। तो फिर आप मतलब आप खुद ही सोचिए ना, तो उसने अगर देखा कि यार मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गया, भैया अचानक से ब्लड आना शुरू हो गया, तो डर जाएगी ना भाई, ठीक है। जो लड़की है वो तो डर जाएगी ना कि भैया कैसा हो गया यार, ठीक है, अभी तक तो सब ठीक चल रहा था और अब ये क्या हो गया। तो ये सब कुछ चलता रहता है, तो इसलिए हमें सेक्स एजुकेशन देना प्रोवाइड करना एक जरूरी एस्पेक्ट था, ठीक है। अब मिसकंसेप्शन कहते थे भाई, देखो बहुत सारे मिसकंसेप्शन हो जाते हैं भैया, ठीक है। बोलते हैं कि भैया मेंस्ट्रुएशन आ गया, ठीक है, तो भाई क्या हो गया, मेरा तो ब्लड लॉस हो जाएगा, मेरा तो पूरा का पूरा शरीर अभी, मतलब अगर मेरा ब्लड लॉस हो रहा है तो मैं मुझे एकदम वीकनेस आएगी। तो भैया क्यों, ये तो नॉर्मल है ना। तो ये सारे के सारे मिसकंसेप्शंस आना शुरू हो गए, ठीक है। हमारे मन में भी आए थे, मेरे मन में भी आए, मेरे मन में भी आए थे, और आई होप कि आपके भी मन में या फिर आपके भी मन में आए होंगे, ठीक है। सबके मन में आते हैं भाई, ठीक है। जैसे हम मैच्योर होते हैं तो ये सब कुछ हो जाता है, ठीक है। सो ये था। तो ये क्या होता है फिर, इन सारे सेक्स एजुकेशन का प्रोवाइड करना, या फिर हमें सेक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी देना, ये क्या क्या करता है? ये सबसे पहले तो प्रिवेंट करता है सेक्स एब्यूज और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। अभी आपने देखा कि कोलकाता केस में, ठीक है, भैया धमकी दे देते हैं, ठीक है। एब्यूज मतलब गंदे वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। सेक्स के रिलेटेड बहुत ही गंदे गंदे वर्ड यूज करते हैं, आपको तो पता ही है, ठीक है। फिर सेक्स रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, आपने देखा ही कोलकाता केस, ठीक है। कोलकाता केस भैया अभी तो मतलब लड़कियों का निकलना भी मतलब मुश्किल है ना भाई, अगर ऐसी कंडीशन अगर है तो लड़कियों का निकलना भी मुश्किल है ना फिर, ठीक है। सो यही है, क्यों? क्योंकि भैया यार लोग समझते ही नहीं है कि इसकी वजह से कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर इस गलती की वजह से या फिर इस गुनाह की वजह से हम मतलब भारत पे कितना बड़ा कलंक लग सकता है, ठीक है। आप कोलकाता केस देख लीजिए ना, आपकी मतलब देखिए जो लड़का था, आपको तो पता ही है, ठीक है, उस पर ज़्यादा चर्चा करने के मतलब कुछ ये नहीं है, ठीक है। सो आप देख ही सकते हैं कोलकाता केस में क्या हुआ। तो भाई मतलब अब फीमेल्स को भी मतलब ऐसा डर लगने लगता है यार। तो सारे मतलब हम ऐसा किसी को हम ये नहीं कर सकते कि भैया ये आपकी वजह से ही है, क्या है ये हमारी वजह से ही है, हम ऐसा डायरेक्ट हम किसी को बोल नहीं सकते, ठीक है। लेकिन आप तो कंडीशन जानते हैं कि क्या है, ठीक है। सो ये सब बातें हैं, ठीक है। सो इससे क्या होगा, अगर बच्चों को, अगर जितने भी पीपल्स हैं, अगर उनको रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स की अगर उन्हें जानकारी हो, तो सेक्स एब्यूज, ठीक है, सेक्स के रिलेटेड गंदे गंदे वर्ड्स, उनकी धमकियां कम हो सकती है, और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स भी कम हो सकते हैं, ठीक है। और पीपल में इतनी अवेयरनेस बढ़ेगी कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। इतनी मतलब बहुत सारी अवेयरनेस बढ़ सकती है इसकी वजह से, ऐसा गवर्नमेंट ने सोचा था, आरसीएच ने सोचा था, ठीक है। लेकिन आगे क्या होता है, और उन्होंने ये भी सोचा था कि यार इसकी वजह से पॉपुलेशन भी कंट्रोल रहेगी, सब कुछ मस्त चलेगा। लेकिन अगर मैं आपको एक चौंकाने वाले अगर बात बता दूं ना, तो भैया आप भी बोल देंगे ये क्या हो गया, ठीक है। मैं आपको वैसे एनसीईआरटी में आगे उसका डाटा दिया हुआ है, हम वैसे आगे पढ़ेंगे, तो ये पूरा का पूरा जो भी मैंने यहाँ पर समझाया वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी के पैराग्राफ में छापा हुआ था एज इट इज, ठीक है। हाँ, और एक था, उन्होंने बोला था कि अब रिप्रोडक्टिव, अब एनसीईआरटी में जो मतलब ये भी लिखा है कि मान लो कि हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमने एजुकेशन वगैरह सब कुछ दे दिया, उससे क्राइम वगैरह सब कुछ कम हो सकता है, क्लियर है, ठीक है। तो बस क्या किसी को बताना ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है। क्या हमने, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो बस इतने से हो जाएगा? नहीं, हमें वो खुद इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब इम्प्लीमेंट हमें कैसा करना पड़ेगा, जैसे भाई अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो हमें उसकी केयर करनी पड़ेगी। क्यों सर? क्योंकि उसके पेट में जो बच्चा है ना भाई, अगर हम मदर की केयर नहीं करेंगे ना, तो बच्चे की इनडायरेक्टली बच्चे की केयर नहीं होती है, और या फिर अगर बच्चे की केयर अगर अच्छे से नहीं हुई तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इट में भी डिफेक्टिव वो हो सकता है, या फिर इट में भी हैंडीकैप वो हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर उसमें बाई चांस अगर हमने अच्छे से कंडीशन नहीं दी, ठीक है,
तो क्या पता है कि उसमें क्रोमोसोमल डिफेक्ट आ जाए या फिर उसमें कुछ पहले से अगर कुछ सिंड्रोम्स वगैरह कुछ डिसीज वगैरह उसे क्रोनिक डिसीज लग जाए तो भाई कुछ हो भी मतलब कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, सो हम उसे मेंटली हम देखो बोलते हैं ना कि प्रेग्नेंट लेडी पर ज़्यादा मेंटल प्रेशर नहीं डालते हैं। क्यों? क्यों भैया उसके पेट में बच्चा है। ठीक है, एक एक लाइफ का सवाल नहीं है, दो लाइफ का सवाल है, एक मदर का और एक बेबी का। ठीक है, सो हमें प्रेग्नेंट लेडी की हमें केयर करनी पड़ेगी। प्रेग्नेंट होने के बाद ठीक है उसके जो डिलीवरी है पार्चुरेशन या फिर डिलीवरी होने के बाद भी हमें उसकी केयर करनी पड़ती है। क्यों? भाई जो बच्चा पैदा होगा अब उसे तो इतनी समझ नहीं होगी ना कि भैया कि सेक्स रिलेटेड क्राइम्स क्या होते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्दी क्या होता है, ये तो उसे पता नहीं होगा ना, तो हमें केयर करनी पड़ेगी ना। तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पोस्ट नेटल केयर। ठीक है, मतलब डिलीवरी के बाद बच्चे की केयर करना, दैट इज नथिंग बट द पोस्ट नेटल केयर। ये सब कुछ होता है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो। ठीक है, सो ये सब है। तो हमारे एनसीईआरटी और भी एक कहती है कि हमें फीमेल और मेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ठीक है, ऑफकोर्स देनी ही चाहिए भाई। ठीक है, ऑफकोर्स देनी ही चाहिए, सही बात है। ठीक है, आजकल क्या करता है भैया, मेरा लड़का आएगा नाम रोशन करेगा। ठीक है, मेरा लड़का आएगा नाम रोशन करेगा, लड़की क्या ही कर लेगी, उसको तो शादी करके चले जाना है। भैया ये पूरा टोटल गलत है भैया, लड़कियां बहुत सारा कर सकती है। विनेश फोगट भैया ओलंपिक में भले ही उसे ओलंपिक से बाहर निकाला गया है, लेकिन भैया पूरे भारत को उसने जीत लिया है, पूरे भारत को उसने जीत लिया है। एमसी मैरीकॉम भैया बॉक्सिंग में पूरे भारत को उसने जीत लिया है। पीवी सिंधु, ठीक है, साइना नेहवाल पूरे भारत को जीत लिया है भाई। पीटी उषा पूरे भारत को जीत लिया भाई। कौन बोलता है कि लड़कियां नहीं कर सकते? ठीक है, आपने दंगल पिक्चर तो देखा ही होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं भाई, हम अनइक्वालिटी क्यों देते हैं सोसाइटी में लड़कियों को, आज तक मुझे वो पता ही नहीं चला है भाई। क्यों भाई, लेकिन क्यों? ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है भाई कि लड़कियों को इनइक्वालिटी क्यों मिलती है। ठीक है, सारे के सारे लड़कों के पीछे भागते हैं कि भैया मेरा लड़का होगा अच्छा होगा। ठीक है, लड़की क्या ही कर लेगी, हमारा जो लड़का होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, हमारा नाम रोशन करेगा, हमारा ये करेगा, हमारा वो करेगा। लड़की क्या कर लेगी, शादी करके चली जाएगी। ठीक है, तो बस ऐसा ही सोचते हैं, ऐसी हमारी सोच है हमारी इंडियन सोसाइटी की। ठीक है, हालांकि वो भी डेवलप हो रही है, वो की अच्छी बात है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम आगे देख रहे हैं ये वाला पैराग्राफ। ठीक है, हम ये वाला पैराग्राफ हमने पढ़ लिया है, अब हम ये वाला पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन से सर्वाइबिलिटी ऑफ फीटस तक। ठीक है, क्लियर है। तो चलो देखते हैं। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्दी health requires strong infrastructural facilities, professional expertise, and material support. These are the essential to provide medical assistance and care to people in reproduction-related problems like pregnancy, delivery, STD, abortion, contraceptions, menstrual problems, infertility. Implantation is better technique and implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people. देखो इतना सा नहीं होगा कि बस हमने बोल दिया कि भाई आपको रिप्रोडक्टिव हेल्दी रहना है, बाकी आप कुछ अपना कर लीजिए। ठीक है, अगर हमने ऐसा बोल दिया कि चलो भाई आपको रिप्रोडक्टिव हेल्दी रहना है, नो डाउट। ठीक है, तो क्या उसको हो जाएगा क्या? नहीं भैया, हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। जैसे कि हमें प्रेगनेंसी के वक्त कुछ ना कुछ जो लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी है, उसे कुछ ना कुछ हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है, हम उसे सैनिटरी पैड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सब कुछ हो। ठीक है, अगर कोई हम कॉन्ट्रासेप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो कि टेक्निक हम उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बस बोलने से नहीं हो जाएगा कि आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थी रहना है या फिर आपको रिप्रोडक्टिव हेल्दी रहना है, बस उससे बोलने से तो नहीं हो जाएगा ना भाई। ठीक है, हमें कुछ ना कुछ तो और ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे ना, तो ये एक बात है। तो अब एक सीवियर कंडीशन आती है एमनियोसेंटोसिस की। अब ये क्या होता है? ठीक है, एमनियोसेंटोसिस क्या होता है, अब हम उसकी बात करते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनना, इसे क्वेश्चन आने की संभावना है और एक जनरल टर्म भी है। चलो, स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटोसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मेनास ऑफ फीमेल फिटिसाइड्स, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एक्सेट्रा आर सम programs that merit mention in this connection. In amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolve substances. This procedure is used to test for the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, determine the survivability of the fetus. देखो, amniocentesis क्या होता है? आपने amniotic fluid का नाम सुना ही होगा। ठीक है,
एमनाटिक फ्लूइड में क्या होता है, एमनाटिक फ्लूइड में हमारे सेल्स होते हैं, सेल्स में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। तो हम क्रोमोसोम से, ठीक है, हम क्रोमोसोम से इजीली पता कर सकते हैं कि जो फीटस है वो लड़का है या लड़की। ठीक है, अब देखो एमनियोसेंटेसिस भी लड़कियों पर, ठीक है, देखो पहले वर्ड था स्टैट्यूटरी बैन, मतलब क्या करते थे पहले, ठीक है, अब देखो पहले इलीगल क्या होता था, पहले क्या होता है इलीगल, तो सेक्स पहले ना क्या करते थे, फिटेस का जो सेक्स है वो डिटरमाइन कर देते थे। ठीक है, अगर लड़की हुई तो डायरेक्ट उसका सीधा डायरेक्ट अबॉर्शन कर देते थे, डायरेक्ट फुल एंड फाइनल। भैया जब वो फिटस स्टेज में थी, जब वो उसके माँ के फिटस में थी, ठीक है, माँ के वोम में थी, उसमें उसकी हत्या हो जाती थी। ठीक है, लेकिन उसका यूज जो था, जो एमनियोसेंटेसिस का जो यूज था, वो यूज था कुछ डिसीज वगैरह को पकड़ने के लिए, कुछ सिंड्रोम्स को पकड़ने के लिए, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, जैसे आपका हीमोफीलिया हो गया, जैसे आपका सिकल सेल एनीमिया हो गया। ठीक है, क्रोमोसोम रिलेटेड एस्पेक्ट्स है। ठीक है, जो क्रोमोसोम रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं हम उससे पता कर सकते थे, नो डाउट हम उससे पता कर सकते थे, लेकिन भाई उसका लोगों ने अलग यूज कर लिया फीमेल फिटिसाइड करने के लिए। भाई क्यों? पहले क्या करते थे, पता चला कि लड़की है, भैया उधर ही उसका खेल फुल एंड फाइनल कर दे, आगे कैसे नहीं चलेगी। ठीक है, किसको पता, ये सब कुछ होता था। फिर जैसे ही पता चला गवर्नमेंट को, उन्होंने डायरेक्ट बैन कर दिया। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि अगर आपको, हम आप एबॉर्शन तभी कर सकते हो जब एक डॉक्टर की सलाह से आप उसे कर सकते हो। ठीक है, अगर उसमें कुछ क्रोमोसोमल डिफेक्ट है या फिर वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकता यार, जैसे ही वो डिलीवरी के बाद वो, मतलब डिलीवरी के बाद वो मर सकता है, जो फीटस है वो बाद में, या फिर जो बेबी है वो मर सकता है, तो आप एमनियोसेंटेसिस को फॉलो कर सकते हो। आप जो है बच्चे को अंदर ही आप उसे खत्म कर सकते हो, लेकिन हर बार ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? कारण यही है, फीमेल फिटिसाइड्स को हम बहुत सारा ये करते थे। चलो ये तो सब कुछ हो गया, अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स आर एनकरेज एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज टू फाइंड आउट न्यू मेथड्स एंड और टू इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वंस। ठीक है, अब बहुत सारे रिसर्च चले, रिसर्च चलने के बाद क्या हुआ, ठीक है, गवर्नमेंट ने या नॉन गवर्नमेंट ने, ठीक है, ठेका ले लिया भैया कि अब कुछ भी करना है, लेकिन हमारी जो इंडियन सोसाइटी है हमें उसे डेवलप करना है। तो फिर एक CDRI है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च, सेंट्रल ड्रग ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक है, CDRI, उन्होंने क्या किया, एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को तैयार किया और उसका नाम था क्या, उसका नाम था सहेली। ठीक है, एक ओरल पिल है जिसको हफ्ते में एक बार लेना होता है, हम आगे पढ़ेंगे ही। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन में हम उसे आगे पढ़ेंगे ही। ठीक है, सो उसमें क्या हुआ, तो सहेली बना दिया। तो सहेली इतने इफेक्टिव लगे लोगों को, इतनी पसंद आई, ठीक है, क्योंकि हफ्ते में एक बार थी और भैया मनचाह जो है वो कर सकते थे। ठीक है, सो सहेली एक बहुत ही अच्छी ड्रग, एक अच्छी टैबलेट थी जो कि क्या, एक अच्छे से कॉन्ट्रासेप्शन थी। क्लियर है? तो इससे क्वेश्चन आता है भैया कि जो सहेली वो किसने बनाई थी। ठीक है, सो आप लिख लीजिए, सहेली जो है, सहेली क्या है, एक ओरल पिल है, एक क्या है, ओरल पिल है। ठीक है, और सहेली किसने बनाई थी, CDRI ने बनाई थी, मतलब सेंट्रल, इसके फुल फॉर्म से डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में स्थित है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। So better awareness about the sex related matters and increased number of medically assisted deliveries and better postnatal care leading to the decreased maternity and infant mortality rates, increased number of couple with the small families, better detection and cure of STDs and overall increased medical facilities for all sex related problems all indicate improved reproductive health of the society. हाँ देखो, अब ये जो है ये तो पूरा का पूरा हो गया। ठीक है, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी ने, ठीक है, ठेका ले लिया कि भैया हमें कुछ भी करके रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटीज को बनाना है। ठीक है, सो रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी का बनने के जो सिम्टम्स है या फिर उसके जो निशान है कि वो बन कैसे सकती है, ठीक है, वो बनेगी कैसे, ठीक है, उसके जो दिखे, मतलब जो उसका दिखावा है वो कैसा रहेगा, तो उसमें होगा सबसे पहले डिक्रीज इन मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या,
इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट मतलब वो कि एक साल के अंदर कितने बच्चे मरे, वो होता है, ठीक है, एक साल के अंदर बच्चे का मरना, दैट इज द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट डिलीवरी के वक्त या फिर डिलीवरी के थोड़े से टाइम बाद अगर मदर का या फिर, ठीक है, जो जिसने डिलीवरी की है, ठीक है, आई मीन जिस मदर की डिलीवरी हुई है उसका डेथ होना, तो हम उसे बोलते हैं मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है। और जितने भी क्या दिया है, और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कपल्स विथ स्मॉल फैमिलीज, ठीक है, और जितने भी स्मॉल फैमिलीज के कपल्स है वो भी डेवलप होंगे इसकी वजह से, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बन रही है भैया, तो इससे भी ये क्या होंगे, डेवलप होंगे, ठीक है। सो हमारा पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर पूरा का पूरा खत्म होता है, ठीक है। टाइम कितना हुआ है, 35 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। हम पॉपुलेशन हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। एक बार हम इसका रिकैप कर लेते हैं कि एनसीईआरटी के कंक्लूजन हम उसे देख लेते हैं। एनसीईआरटी का कंक्लूजन बेसिकली ये है कि हमें क्या करना है, जो आरसीएस प्रोग्राम जो हमें बनाया था, सबसे पहले तो हमने 1951 में फैमिली प्लानिंग को एस्टैब्लिश किया। इस प्रोग्राम को हमने एस्टैब्लिश किया और एस्टैब्लिश करने के बाद हमने देखा कि भैया इंडिया की कंडीशन अभी मतलब उस वक्त बहुत ही ख़राब थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा एक प्रोग्राम को बिठाना पड़ेगा और एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी हमें बनानी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इंडिया तो आगे बढ़ेगा भी और, ठीक है, और इंडिया के लोग भी अच्छे से रह पाएंगे, ठीक है। तो फिर हमने पूरा का पूरा देखा कि क्या क्या होता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि सबसे पहले हमने क्या क्या देखा था, सबसे पहले हमने उसमें देखा कि कुछ गवर्नमेंटल एजेंसी चली, उन्होंने क्या किया प्रिंट मीडिया में, ठीक है, प्रिंट मीडिया, फिर वीडियो एंड ऑडियो मीडिया में उन्होंने क्या किया, एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया। स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पीपल के अंदर अवेयरनेस आए, जिसकी वजह से वो अच्छा खा पाए या फिर रिप्रोडक्टिवली फिट रह पाए, रिप्रोडक्टिवली हाइजीनिक रह पाए, ठीक है। हाइजीनिक भी एक रहना एक अच्छी एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हमने फीमेल्स की फिटिसाइड्स को कैसे रोकना है, हमने वो देखा कि पहले एम्ब्रियोसेंटेसिस से डायरेक्ट पता कर लेते थे कि उसका फीमेल का सेक्स क्या है, ठीक है, मेल या फीमेल, अगर फीमेल है तो हम उसे डायरेक्ट मार देते थे, मतलब ऐसा पहला हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अब बैन होने के कारण ऐसा नहीं होता है। और फिर हमने पढ़ा कि CDRI जो थी, CDRI ने क्या किया, CDRI ने आपका सहेली बनाया जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ये क्या है, वंस अ वीक होती है, ठीक है, वंस अ वीक मतलब हफ्ते में एक बार लेने का, मजा मारने का। हम आगे पढ़ेंगे ही, कॉन्ट्रासेप्शन जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम उसमें पढ़ेंगे। और पीपल के अंदर अवेयरनेस लाना, यही हमारा इंडिया का मेन मोटो था, ठीक है, और वो आज भी है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, बात तो सही है एकदम, ठीक है। अगर रिप्रोडक्टिव हेल्दी रहेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्दी रहना भी जरूरी है। रिप्रोडक्टिव हेल्दी कैसे रह सकता है पीपल, वो सारे के जितने भी स्टेट है उसमें वो वेलबींग होना चाहिए, जैसे कि फिजिकल, सोशल, मेंटल, बिहेवियरल, इमोशनल, इसमें वो उसमें जितने भी क्वालिटीज है उसमें ये होनी चाहिए। आ गया समझ, पूरा समझ आया? कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिएगा, ठीक है। हालांकि पूरा का पूरा थ्योरी सेशन था आज, ठीक है, मैं भी एनसीईआरटी से पढ़ रहा था, इसलिए एक्सप्लेनेशन आई होप कुछ अच्छे से नहीं आया होगा, लेकिन मैंने पूरा ट्राई किया है, एक्सप्लेनेशन पूरा एकदम बढ़िया से आया है, ठीक है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पूरा हिंदी तो हिंदी एक्सप्लेनेशन था, ठीक है, कुछ इसमें पॉइंट्स वगैरह नहीं थे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें लगे तो हमने वो लिख लिए, ठीक है। एम्ब्रियोसेंटोसिस वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और पूरा का पूरा हमने एनसीईआरटी ही इसमें पढ़ा है, ठीक है। अगले लेक्चर में भी हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। जब हम कॉन्ट्रासेप्शंस पढ़ेंगे, एक्चुअल हम नोट्स बनाना शुरू करेंगे। जब हम कॉन्ट्रासेप्शंस पढ़ेंगे तब हम नोट्स बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, और हमारे नोट्स एकदम बढ़िया होंगे फिर तब तक, ठीक है। सो क्या करेंगे फिर, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि बहुत ही हो गया, ठीक है। आई होप 40 मिनट का वीडियो हो चुका है, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सबको व्हाट्सएप की लैंग्वेज में थैंक्स, ठीक है। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। आज का आपका लेक्चर आपको ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारी, मुझे तो लगता है कि अब हमारी, आपकी और मेरी फ्रिक्वेंसी अब मैच हो रही है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आपके दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और क्या करें फिर, मचते रहिए, उड़ाते रहिए। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड रिस्पेक्ट ऑल फीमेल्स प्लीज़, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।